8 नवंबर और 19 मई का क्या रिश्ता है? नोटबंदी का रिश्ता है, कुछ बरस के अंतराल में फैला हुआ। अब जैसे ही नोटबंदी शब्द आता है, भारत के नागरिक चौकन्ने हो जाते हैं। भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लीन नोट पॉलिसी का हवाला देता रहे, भले ही वो ये कहता रहे कि इस बार मियाद लंबी है और ज़रूरी भी है, पर लोगों के मन में इस फैसले के आने के 72 से ज़्यादा घंटे बीत जाने के बाद भी बहुत सारे शक, शुबहे और सवाल हैं। इसलिए हमें लगा कि आज इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं और बात भी शुरू से करते हैं। It was introduced with the primary purpose of replenishing the currency which had been declared, currency in the context of the 2016 November measure which was undertaken by the government at that time. That purpose has been fulfilled. Today there are enough notes in circulation of other denominations. Even the circulation of 2000 rupee notes, as we have explained, has come down from its peak of 6,73,000 crores to about 3,62,000 crores. So it's come down by more than 50%, by about 50%. 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे शाम को मंगलवार के दिन स्क्रीन पर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि अब नोटबंदी होगी। पर उससे पहले क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री? मई 2014 यानी कि जब उन्होंने सत्ता संभाली और नवंबर 2016 जब वो ये ऐलान करने वाले थे, तब तक कि वो देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं, मजबूती के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हैं, फिर गरीबों की बात करते हुए अनेक योजनाओं को गिनवाते हैं और फिर कहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे। फिर तर्क दिए जाते हैं कि इसके बाद भ्रष्टाचार, कालाधन, सीमा पार का आतंकवाद, जाली नोट और देश में फैली नक्सल समस्या पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इस फैसले को हम नोटबंदी के अलावा विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फैसले के बाद हमें यह भी याद है कैसे अफरा तफरी मची, बैंक में पैसा जमा करने वालों की लाइन लगी, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लाइन में लगकर नोट बदलवाने की जुगत करता रहा। कहीं पैसा नहीं मिला, कहीं काम धंधे भी बंद हुए। एक के बाद एक दिल दुखाने वाली खबरें आई और उसके बाद क्या हुआ? कहा गया कि कुछ मोहलत दीजिए। इन सब के बीच कहीं से मृत्यु की खबर आ रही थी, कहीं से बाजार पर पड़ने वाले बुरे असर की। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये फैसला हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी जीडीपी पर किस तरह का बड़ा आघात करेगा। इन सब से इतर बात यह भी चल रही थी कि अगर मुश्किलों के बरक्स कथित काला धन चलन से बाहर हो जाए तो फिर इतनी भी दिक्कत नहीं है। पर जब आंकड़े आए तो पता चला कि बैंकों के माध्यम से आरबीआई के पास ज़्यादातर पैसा लौट आया और इसके बाद काला धन विरोधी दिवस जो सरकार तब मनाती थी, अब उसका जिक्र नहीं होता है। फैसला सख्त था, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन सरकार इस फैसले के बाद के नफ़ा नुकसान पर विस्तार से बात नहीं करती। तो नोटबंदी के आलोचकों के हाथ में एक हथियार आ गया और अब क्या है? 2000 के नोट चलन से बाहर हो गए हैं। तो क्या मान लिया जाए कि तब नोटबंदी के दौर में करेंसी की शॉर्टेज को रोकने के लिए जो 2000 के नोट लाए गए थे, उस प्रयोग का सर्कल, वृत्त पूरा हो गया है और ये प्रयोग विफल रहा? या अब भी तर्क हैं जिनके पीछे सरकार अपना बचाव कर सकती है? ये सारे सवाल हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था से हमसे जुड़े हुए हैं, ज़रूरी हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि विद्वानों से विस्तार से बात की जाए। पर बात की पहले कुछ आंकड़े समझ लीजिए। 8 नवंबर 2016 तक देश में कुल 17.50 लाख करोड़ रुपए के नोट थे, 17.5 लाख करोड़ लगभग। इनमें से 15.5 लाख करोड़ रुपए के नोट 500 और 1000 की करेंसी में थे। कुल करेंसी का ये कितना हुआ? लगभग 88%, 88%। और मार्केट से करेंसी का इतना बड़ा हिस्सा अचानक से बाहर हुआ तो उसे भरने के लिए 2000 का नोट लाया गया। कहा गया कि अर्थव्यवस्था में करेंसी की ज़रूरत को तेज़ी से पूरा करने के लिए ये नोट लाए गए हैं। अब बीते 19 मई को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया। और ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी के जरिए आरबीआई जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी क्वालिटी के करेंसी नोट और सिक्के देने का प्रयास करती है। गंदे कटे फटे नोट चलन से बाहर किए जाते हैं। आरबीआई प्रेस रिलीज में कहती है जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं वो उसे बैंक में जमा करा सकते हैं और उसके बदले दूसरे नोट बैंक से ले सकते हैं।
बैंक को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये की रखी गई, यानी एक बार में आप 20,000 तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सुविधा 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा आरबीआई की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में भी नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी कि वे 2000 के नोट तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दें। इस फैसले पर एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। अब जो आरबीआई है वो कह रहा है कि देखो, हमने इस कदम को इसलिए उठाया है क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। उस समय नोटबंदी के समय हमने ये इसको लागू किया था क्योंकि उस समय जो करेंसी की शॉर्टेज थी, तो करेंसी की शॉर्टेज को कम करने के लिए। पर ये बात तो कोई माने नहीं रखती है। इसलिए नहीं माने रखती है क्योंकि आप तुरंत तो नोट जब बना नहीं सकते नया। जो 2000 का नोट निकाला गया था वो इसलिए निकाला गया था क्योंकि 2015 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा कि अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है और अब हमें 1000 से बड़े नोट छापने की जरूरत है जिससे कि ट्रांजैक्शन में सहूलियत हो। तो उन्होंने कहा कि 2000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट हम छाप लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मना किया। उन्होंने कहा सिर्फ 2000 का आप करिए, 5000 और 10,000 का आप नोट नहीं छापिए। तो इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू हो गई थी 2016 में। तो इसलिए जो 2000 रुपए का नोट आया नवंबर 2016 में, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि नोटबंदी में नोटों की कमी थी। वो इसलिए आया क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो में बड़े ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसमें सहूलियत हो। तो इसलिए ये कहना कि 2000 रुपए की नोट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि 2016 के कंपैरिजन में अब अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा बड़ी हो गई है, और भी ज्यादा दुगनी हो गई है। तो इसलिए बड़े नोटों की और ज्यादा जरूरत है। तो ये कहना कि बड़े नोटों की जरूरत नहीं है, छोटे नोटों से काम चल जाएगा, ये बात सही नहीं है। और इसीलिए जो कैश का कंपोनेंट है अर्थव्यवस्था में, जो 18 लाख करोड़ रुपए होता था 2016 में, अब वो करीब 35 लाख करोड़ हो गया, मतलब दुगना हो गया। यानी कि कैश की अभी भी जरूरत है। हालांकि यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग और ये सारी चीजें आ गई हैं, पर जो असंगठित क्षेत्र है वो अभी भी कैश पे चलता है। तो वहां पे जरूरत और भी ज्यादा हो गई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो आरबीआई ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अब छोटे नोटों से काम चल सकता है। 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया था टेम्पररीली कि भाई आप मोनेटाइज कर लीजिए इकोनॉमी को। उस समय सारे नोट्स ख़त्म हो गए थे, वो पर्पज़ भी पूरा हो गया। तो इस कहानी को ख़त्म किया जाए और सारे जो बचे हुए नोट हैं वो वापस रिज़र्व बैंक के पास आ जाएं, उसको फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दें और 2000 रुपये का नोट जो है वो एक इतिहास बन जाए हिंदुस्तान की मौद्रिक व्यवस्था में। ये पर्पज़ है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई डिमोनेटाइजेशन या किसी और पॉलिटिकल पार्टीज या किसी ब्लैक मनी वो कोई पर्पज़, जब ओरिजिनल 86% नोट डिमोनेटाइजेशन करते समय ये पर्पज़ हासिल नहीं हुए, 99% करेंसी वापस आ गई। तो ये इस कदम से इन मानकों पे कोई फ़र्क पड़ रहा हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। दिस इज़ ए रूटीन ऑपरेशन। इसको 2000 रुपये के नोट को ख़त्म करना था, इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। नोटबंदी पर आपने विशेषज्ञों की राय सुनी, लेकिन उस समय जो सरकार का नौकरशाही का हिस्सा थे वो क्या कह रहे थे, सुनिए नृपेंद्र मिश्रा का बयान। तो हम लोग एक पूरी टोली थी जो कार्य कर रही थी। उसका प्रस्ताव था कि यदि इसी अवधि में हमको करना है यह कार्य बदलाव का, तो 2000 रुपए का नोट हमको छापना होगा। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। इसलिए वह इस मत के नहीं थे। लेकिन उनके समक्ष जब करेंसी की कंपनियां, जो नोट छापने की कंपनी है हमारे यहाँ, प्रिंटिंग प्रेस, उनकी क्षमता बताई गई, उनके बारे में बताया गया कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी करें तो कितना कर सकते हैं। और वह निश्चित इस मत के नहीं थे कि हम नोटों को बाहर छपाई करवाकर यहाँ ले। तो विकल्प यही रह गया था कि हमको एक सीमित अवधि में 2000 रुपए के नोट छापने होंगे।
इसलिए ये सच है कि प्रधानमंत्री जी सिद्धांत प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे। आरबीआई ने एक और जानकारी दी, वो ये कि 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी हुए थे। मार्च 2018 के दौरान कुल 6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्केट में मौजूद थे, यानी कि ये पीक था। वहीं मार्च 2023 में सिर्फ 3,62,000 करोड़ रुपए के नोट बचे रह गए। पिछले साल नवंबर में एक आरटीआई से जानकारी मिली थी कि आरबीआई ने पिछले 2 साल में से ज़्यादा के समय में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग नहीं की है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण ने आरटीआई के जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में 2000 वाले 354 करोड़ रुपए के नोट छापे गए थे। फिर इसकी छपाई तेजी से घट गई। अगले साल सिर्फ 11 करोड़ रुपए और फिर उसके अगले साल यानी 2018-19 में सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के नोट छापे गए। जब मार्केट में छोटे नोटों की पर्याप्त आपूर्ति हो गई तो 2018-19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया। आरबीआई के मुताबिक 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया गया तो क्या फिर से एक बहुत बड़ा करेंसी गैप अर्थव्यवस्था में आ जाएगा? जब ये 2000 का नोट लाया गया था उस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ और उस समय देश की 86% से ज़्यादा करेंसी इलीगल हो गई थी, लीगल टेंडर नहीं रही थी। तो उस समय मोनेटाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी थी। उस समय मॉनेटरी आवश्यकता के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए आपको कोई ना कोई नोट इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए 2000 नोट का इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको हो गए 6 साल। डिमोनेटाइजेशन के 1.5-2 साल बाद तक बाकी और नोट्स आ गए, 500 रुपये के आ गए, 200 रुपये के आ गए, 100 रुपये के आ गए और उससे मोनेटाइजेशन जो इमीडिएटली 2000 के नोट ने किया वो बाकी दूसरे नोट्स ने कर दिया। इसलिए अब उसकी 2000 नोट की आवश्यकता उस उद्देश्य के लिए नहीं है, मॉनेटरी आवश्यकताओं के लिए नहीं है, देश की इकोनॉमी को मोनेटाइज करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब अगर इसको बंद कर देते हैं तो इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, इसकी कोई आर्थिक और मौद्रिक ज़रूरत इस समय 2000 रुपये के नोट की नहीं है। 2000 रुपए के नोट की तैयारी हो गई थी कि उसको निकालना है क्योंकि अर्थव्यवस्था में उसकी जरूरत है, तो उसका फायदा मिला कि जब नोटों की जो कमी थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन आपने उस समय भी देखा क्योंकि छोटे नोट उपलब्ध नहीं थे, लोग 2000 रुपए के नोट से भी जो अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। 500 रुपए का नोट नहीं था, 100 रुपए का ही नोट था, तो बड़ी मुश्किल से 2000 के नोट का भी इस्तेमाल हो पा रहा था। तो उस समय भी परेशानी थी, अभी भी परेशानी होगी क्योंकि 2000 का नोट अब चलना एकदम से बंद हो जाएगा, तो आपकी 10.5% कमी हो जाएगी करेंसी में। तो लोग बैंकों में जाके उसको बदलने की कोशिश करेंगे। अब जब वो बदलने की कोशिश करेंगे तो इतने सारे नोट 500 रुपए के तो एकदम से आ नहीं जाएंगे, तो बाजार में 500 रुपए के नोट लोग दबा लेंगे, उसकी कमी हो जाएगी। और जब वो दबा लेंगे तो होगा क्या कि जब बैंक में लोग जाएंगे तो ज्यादा 500 रुपए के नोट निकालेंगे, तो एक तरह से होर्डिंग हो जाएगी 500 रुपए के नोट की। तो उस होर्डिंग में वो जो कमी है 500 रुपए के नोट की वो और ज्यादा फैल जाएगी। तो उससे जो हमारे असंगठित क्षेत्र जहां पे ट्रांजैक्शन कैश में होता है उस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि उसके ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे। जब वहां पे ट्रांजैक्शन कम होंगे तो उनका उत्पादन पे असर पड़ेगा, उनके रोजगार पे असर पड़ेगा। तो उतना तो असर नहीं होगा जैसे कि उधर 2016 में हुआ, लेकिन हाँ असर पड़ेगा। और जब असर पड़ेगा तो उससे अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। वैसे अभी पैंडेमिक से हम निकल ही पा रहे थे और ये अभी फिर ये हो गया है, तो इसलिए मेरा मानना है कि ये गड़बड़ी ही है। बात छपाई की हो रही तो ये भी समझ लेते हैं कि नोट छापने में खर्च कितना आता है और पहले 2000 के नोट छापने और फिर उसे चलन से बाहर करने से क्या नफा नुकसान हुआ। अभी देश में 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट छपते हैं। कुछ समय पहले तक 2000 का नोट भी इस लिस्ट में हुआ करता था। 2018 में लगाई एक आरटीआई के जवाब में इंडिया टुडे को सरकार ने बताया था कि 10 रुपये का एक नोट छापने में 1 रुपये 1 पैसे का खर्च आता है, 20 रुपये का नोट छापने में 1 रुपये का खर्च, 50 रुपये का नोट छापने में भी वही खर्च जो 10 रुपये का नोट छापने में आता है, यानी 1 रुपये 1 पैसे, 100 रुपये का नोट छापने में 1 रुपये 51 पैसे का खर्च और 500 रुपये का नोट छापने में 2 रुपये 57 पैसे का खर्च आता है। 2000 रुपये का नोट छापने में 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता है। आरबीआई ने 19 मई की प्रेस रिलीज में बताया था कि मार्च 2018 के दौरान कुल 6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्केट में मौजूद थे, यानी इस हिसाब से देखें तो कुल 336 करोड़ 50 लाख नोट मार्केट में थे। अगर छपाई की लागत 4 रुपये 18 पैसे से गुना करें तो 2000 के नोटों की छपाई में कुल लागत 1,406 करोड़ रुपए की आई थी। अब यहाँ सवाल ये है
कि क्या 2000 का नोट लाने के पीछे जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए पहले पैसे के मूलभूत उद्देश्य को समझते हैं। इसके 3 मूलभूत या उद्देश्य यानी कि फंडामेंटल पर्पस होते हैं। पहला, मूल्य का भंडार, यानी नोट की जो वैल्यू आज है वही कल भी होगी। 100 रुपए का नोट आज भी 100 का रहेगा और कल भी, ये घटेगा या बढ़ेगा नहीं। दूसरा, खाते की इकाई, यानी करेंसी या नोट ऐसे होने चाहिए जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ की कीमत लगा सकें। और तीसरा, लेन देन का माध्यम, नोट या करेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आसानी से लेन देन में किया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस के डेप्यूटी एसोसिएट एडिटर उदित मिश्रा लिखते हैं कि 2000 का नोट इसी उद्देश्य में फेल हो गया। जैसे 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल आसानी से लेन देन के लिए किया जा सकता है, लेकिन 2000 के नोट का नहीं। जब 2000 का नोट मार्केट में आया तो काफ़ी दिक्कतें हुई। इसका नोट सबके पास था, लेकिन इसका छुट्टा मिलना मुश्किल था। लेन देन के माध्यम के रूप में इसका उपयोग सीमित था। 2000 का नोट अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ, इस बारे में भी हमने जानकारों से बात की। फिर ये बात है कि जब आपने 85% करेंसी निकाली थी तो उससे काले धन की अर्थव्यवस्था कम नहीं हुई, तो अब आप 10.5% जो करेंसी निकाल के कैसे काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर डालेंगे। और काले धन की अर्थव्यवस्था के 2 भाग होते हैं। एक तो आप पहले काली कमाई करते हैं, काली कमाई से जो बचत होती है वो आपका काला धन में जो होती है। तो काला धन को हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए काली कमाई से। काली कमाई जब होगी तो उससे काला धन जो अर्जित होगा, और जो काला धन होता है उसका जो छोटा हिस्सा 1% से कम होता है कैश। तो यानी कि अगर आप ये सारा कैश निकाल भी देंगे तो सिर्फ आपका जो 1% ही निकलेगा। अब हमें पता है कि पिछली बार भी सारा का सारा 99.3% तो कैश वापस आ गया था, और इस बार तो कोई रोक टोक नहीं है तो पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। तो इसलिए काले धन पे क्या असर पड़ेगा? काले धन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और काली कमाई चलती रहेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग करके बिजनेसमैन काली कमाई करता है, और काली कमाई से जो बचत होती है वो काला धन बन जाता है। तो काली कमाई तो इससे रुकने वाली नहीं है। जैसे कि अगर एक डॉक्टर 50 पेशेंट्स को देखता है और 30 की आमदनी दिखाता है, 20 की नहीं दिखाता, तो अंडर इनवॉइसिंग करके जो काली कमाई कर रहा है, और उससे जो बचत होती है वो काला धन हो जाता है। तो ना तो काले धन पे असर पड़ेगा, ना काली कमाई पे। अब एक बार फिर से नोटबंदी पर आते हैं। जिस धूम धड़ाके के साथ नोटबंदी का परिचय देश से कराया गया, अगले कुछ वर्षों में ही गायब सा हो गया। 1 साल बाद यानी 8 नवंबर 2017 को सरकार ने काला धन विरोधी दिवस मनाया। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो प्रकाशित हुए जिसमें दावा हुआ कि कैसे नोटबंदी के चलते आतंकवाद, नक्सलवाद और हवाला का कारोबार कम हुआ, क्योंकि 6 लाख करोड़ के हाई वैल्यू नोट प्रभावी रूप से कम हुए। कश्मीर में पत्थरबाजी और देश में ड्रग्स के खेल पर अंकुश लगा, ये भी कहा गया। लेकिन अगले कुछ बरस में इस नोटबंदी पर सरकार की ओर से टिप्पणी या प्रतिक्रिया आनी खत्म हो गई। जैसे 8 नवंबर 2018 को इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया कि नोटबंदी से पहले जितना कैश बाजार में था उससे ज़्यादा 2018 में लौट आया, और 2021 आते आते तो कैश की मात्रा 64% बढ़ गई। कैश था तो कैश के चलते जो समस्याएं थी वो भी वैसी की वैसी रहीं। रही बात अधिकारियों के यहाँ बिस्तर के नीचे से निकलने वाली धनराशि की, तो पहले उसमें 500 और 1000 के नोट होते थे, अब 2000 के। अगस्त 2018 में आरबीआई ने खुद जानकारी दी कि 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों में से 99.3% बैंकों में वापस आ गए, केवल 0.7% मुद्रा बची रह गई थी। नोटबंदी चर्चा में लौटी 2023 की शुरुआत में थी, वाया सुप्रीम कोर्ट तब बात हुई थी। नोटबंदी का फैसला सही था या गलत? आला अदालत में नोटबंदी के अलग अलग पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 58 याचिकाएं दायर की गई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना, ये 5 जज साहिबान की संवैधानिक बेंच ने 2 जनवरी 2023 को इस केस में फैसला सुनाया था। फैसले पर आएंगे, पर पहले तर्क और दलीलें जान लीजिए। पिटिशनर्स की तरफ से पूछा गया कि इस कदम का मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तर्क दिया कि सरकार ने नोटबंदी के जो उद्देश्य बताए वो सब झूठे थे, न नोटबंदी से वो पूरे हुए न पूरे हो सकते थे। आरोप की सरकार ने आरबीआई का उल्लंघन किया। केंद्र सरकार का दावा कि वो आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के तहत मुद्रा को विमुद्रीकृत कर सकती है, लेकिन चिदम्बरम ने तर्क दिया कि प्रावधान केवल मुद्रा की एक खास सीरीज को डिमोनेटाइज करने की अनुमति देता है, जबकि सरकार ने सभी 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। इसी संदर्भ में उन्होंने 1946 और 1978 की मिसाल दी, जब तत्कालीन वैध करेंसी नोटों की केवल एक सीरीज बंद की गई थी। इन आरोपों पर सरकार का तर्क क्या था? सरकार ने कहा कि एक सोचा समझा फैसला था और नोटबंदी लागू करने से 9 महीने पहले यानी फरवरी 2016 से इस बारे में आरबीआई से मशवरा चल रहा था। आरबीआई ने भी यही कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और उन्होंने ही सरकार से नोटबंदी की सिफारिश की थी। हालांकि इस तरह की खबरें भी आई थी कि आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर कई असहमतियां जताई थीं और घोषणा के कुछ ही घंटे पहले इन्हें रिकॉर्ड में रखा गया था। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने नोटबंदी के पक्ष में कहा था कि इससे डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ। चिदम्बरम के आरोप का जवाब देते हुए कहा गया था किसी खास सीरीज को बंद करते तो जनता कंफ्यूज होती। अब ये तो दलीलों की बात है, फैसला क्या था? फैसला सरकार के पक्ष में आया। 5 में से 4 जजों ने नोटबंदी को क्लीन चिट दी।
और कहा कि सरकार का फैसला वैध है और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर खरा उतरता है। फैसला जल्दबाजी में लिया गया। इस सवाल पर कोर्ट ने कहा कि अगर ये खबर लीक हो जाती तो कल्पना करना मुश्किल है कि क्या होता। 5 में से एक जज जस्टिस बी नागरत्ना ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी की गई वो गैर कानूनी है, लेकिन फैसले के 6 साल बाद कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि आरबीआई बोर्ड की राय स्वतंत्र और स्पष्ट होनी चाहिए थी। नोटबंदी 2.0 का चैप्टर यहीं तक था। इसके अलावा एक और जरूरी सूचना है, केरला स्टोरी पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का पहला पार्ट ऑनलाइन हो चुका है। क्या है हमारी कवरेज में? पहले पार्ट में हमने बताया कि केरल के युवाओं का किन तरीकों से ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें क्या पढ़ाया सुनाया दिखाया गया और किन रास्तों से ले जाकर इस्लामिक स्टेट के चंगुल तक पहुंचाया गया, आतंकवादी बनाया गया। और सबसे जरूरी सवाल, इसका मास्टरमाइंड कौन है? और दूसरे भाग में कहानी उन लोगों की जिन्हें ISIS ने थैंक्स कहा, उन लड़कियों की कहानी जिनकी इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने और धर्म परिवर्तन करवाने की कहानियाँ चलती हैं, और जो जेलों में बंद ये लड़कियाँ क्या इंडिया वापस आ पाएंगी, क्या ये वापस आना चाहती हैं और भारत सरकार इनके प्रत्यर्पण के लिए क्या तैयार है?